हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर के बारे में बताने वाला हूं। तो ये खबर आप दोस्तों न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे होंगे और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, खबर ये है कि अब हमारे देश में सरकारी नौकरी पाने के नियम बदल गए हैं। और दोस्तों, अब सरकारी नौकरी पाना हो गया है आसान, क्योंकि अब सभी परीक्षाओं के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, जिसका नाम है CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों, क्या है ये CET और क्या है NRA, इसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं? तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में बताने वाला हूं, जिसके बाद आपके दिमाग में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये NRA क्या है और ये CET क्या है, और जो स्टूडेंट्स है इससे उनको फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, उसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों NRA की, ठीक है। तो दोस्तों, NRA का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको NRA भी समझ में आ जाएगा और CET भी समझ में आ जाएगा। तो आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं और इन एग्ज़ामों को कराने के लिए कई तरह की एजेंसियां भी हैं, ठीक है। तो हमारे देश में गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराने वाली जो तीन सबसे बड़ी संस्था है, तीन सबसे बड़ी जो एजेंसियां हैं, वो है IBPS, RRB और SSC, ठीक है। IBPS जो है वो बैंक की परीक्षाएं कराता है, और RRB जो है वो रेलवे की परीक्षा कराता है, और SSC जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं उनकी परीक्षाएं कराता है। तो दोस्तों, पहले हमारे देश में क्या होता है या अभी भी होता है कि अगर आपको बैंक में जाना है तो IBPS उसका एग्ज़ाम कराएगा, रेलवे में जाना है तो RRB एग्ज़ाम कराएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम देना है तो उसका एग्ज़ाम कौन कराएगा? SSC कराएगा। लेकिन दोस्तों, अब क्या होगा? अब जो सरकार जो सिस्टम लाया है उस सिस्टम के हिसाब से अब ये सारी परीक्षाएं, यानी कि बैंक की, रेलवे की, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो एक ही एजेंसी कराएगी, ठीक है। और उस एजेंसी का नाम है NRA, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। अब ये सारी परीक्षाएं कौन कराएगा? एक ही एजेंसी कराएगी, जिसका नाम है NRA। और NRA जो परीक्षा कराएगी, इसके लिए उस परीक्षा का नाम है CET, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। अब दोस्तों, ना ही IBPS रहेगा, ना ही RRB रहेगा, ना ही SSC रहेगा। ये तीनों एजेंसियां नहीं होंगी, या कोई भी देश में अलग जो भी एजेंसी है वो अब नहीं होंगी। उसके बदले केवल एक ही एजेंसी होगी, जिसका नाम है NRA। और NRA जो इन सभी के लिए जो एग्ज़ाम कराएगी, उस एग्ज़ाम का नाम है CET। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है NRA और क्या है CET। तो दोस्तों, अब इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं अब आपको बताते चलता हूं। बिल्कुल ही आसान शब्दों में बताऊंगा, जिससे आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप देख लेंगे, सुन लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो दोस्तों, जो CET का एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा प्री लेवल का। ये एग्ज़ाम जितने भी होंगे वो सारे प्री लेवल के एग्ज़ाम होंगे। अब ये प्री लेवल क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र में जाना है, ठीक है, तो बैंकिंग क्षेत्र में जाना है तो वहाँ पे जो परीक्षाएं होती हैं, तो सबसे पहले जो परीक्षा होती है वो होती है प्री एग्ज़ाम होता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका क्या होता है? मेन एग्ज़ाम होता है, यानी कि मुख्य परीक्षा होती है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें SSC की, SSC CGL की, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसमें भी यही होता है। पहले उसमें प्री एग्ज़ाम होता है, फिर जाके मेन होता है, फिर जाके इंटरव्यू और आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। अब सारे देश में जितने भी प्री एग्ज़ाम होंगे ना, जितने भी प्रारंभिक परीक्षाएं होंगी,
वो अलग अलग नहीं होंगी। बैंकिंग का अलग नहीं होगा, एसएससी का अलग नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट का अलग नहीं होगा। वो सारे एग्ज़ाम का क्या होंगे, अब एक साथ होंगे, ठीक है। तो अब जितने भी प्री एग्ज़ाम होंगे, प्री एग्ज़ाम हैं, वो अलग अलग नहीं होंगे बल्कि एक साथ होंगे। और उसी एग्ज़ाम को नाम दिया गया है CET, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो सारे प्री एग्ज़ाम आप एक साथ होंगे जिसको कहा गया है CET, ठीक है। और दोस्तों जो मेन एग्ज़ाम होते हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। जो मेंस होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन जो प्री एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, बैंकिंग के हो, रेलवे के हो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, जितने भी प्री एग्ज़ाम होते हैं देश में, वो एग्ज़ाम एक साथ होंगे और उन्हीं एग्ज़ामों को कहा गया है CET। और उसके साथ जो मेन एग्ज़ाम होते हैं, तो मेन एग्ज़ाम अलग अलग होंगे, मेन एग्ज़ाम एक साथ नहीं होंगे, मेन एग्ज़ाम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और जो CET एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम एक साल में 2 बार होगा, ठीक है। ये एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। और ये क्या होगा, 3 चरणों में होंगे ये एग्ज़ाम, ठीक है। यानी कि इसके जो 3 लेवल होंगे, तो कौन कौन से लेवल हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इसमें 10th लेवल, फिर 12th लेवल, फिर ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा। अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएट लेवल का CET एग्ज़ाम दिया, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल का CET एग्ज़ाम देने के बाद आपके जो भी नंबर आपने हासिल करे, जो भी नंबर प्राप्त करे आपने, उससे संबंधित आपको मिलेगा एक स्कोर कार्ड, ठीक है। और ये जो स्कोर कार्ड होगा वो होगा 3 साल के लिए वैलिड, यानी कि 3 साल के लिए ये मान्य होगा। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है टीचिंग क्षेत्र में भी, ठीक है। टीचिंग क्षेत्र में क्या होता है, जैसे आप किसी भी टीचर की पद के लिए अप्लाई करते हैं, टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले आपके पास एक योग्यता होनी चाहिए। एक योग्यता मांगी जाती है आपसे, जिसको कहते हैं टेट, TET, यानी कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अगर वो क्वालिफाई आपने कर लिया तो वो दोस्तों 7 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। फिर आपको 7 साल तक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आप 7 साल तक जो भी टीचिंग की पोस्ट आती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह का सिस्टम भी इसमें यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ठीक है, कि ग्रेजुएट लेवल का आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपका जो स्कोर कार्ड मिलेगा आपको, वो होगा 3 साल के लिए वैलिड। यानी कि अब बार बार आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। हाँ, इसमें एक बात ये कही गई है कि अगर आपके नंबर कम आए हैं तो दोस्तों आप नंबर बढ़ाने के लिए इसकी परीक्षा दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। और जो परीक्षा है इसमें अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि साल में 2 बार होती है, तो दोनों बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, या अगले साल भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप जब चाहें इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ। तो दोस्तों जो CET का एग्ज़ाम होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। ये पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी जो बात है, सबसे बढ़िया जो बात है इसमें, जो इसमें ऐड करी गई है, वो है एग्ज़ाम इन 12 ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि जो एग्ज़ाम होगा CET का वो होगा 12 भाषाओं में, ठीक है। अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम होते हैं बड़े एग्ज़ाम, उसमें 2 ही लैंग्वेज होती हैं, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन दोस्तों अब जो भी CET का एग्ज़ाम होगा उसमें 12 लैंग्वेज में आप परीक्षाएं दे सकते हैं, 12 भाषा में आप परीक्षाएं दे सकते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये 12 भाषाएं कौन कौन सी हैं, लेकिन ये 12 भाषाएं में परीक्षा आप दे सकते हैं। तो दोस्तों 12 भाषाएं वही होंगी जो हमारे देश में ज़्यादातर बोली जाती हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं ये होंगी ये आगे देखने को मिलेगा हमको। अगला दोस्तों इस एग्ज़ाम की जो सबसे अच्छी बात ये है, शेड्यूलिंग टेस्ट एंड चूजिंग सेंटर। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी CET का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिस भी महीने CET का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों आपको जब भी एग्ज़ाम देने जाना है वो डेट आप स्वयं से निर्धारित कर सकते हैं या खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस डेट को एग्ज़ाम देने जाना है। और कहाँ आपका एग्ज़ाम होना चाहिए वो सेंटर भी आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं।
जिससे कि आपको अपने स्टेट से बाहर ना जाना पड़े पेपर देने के लिए, ठीक है। तो डेट भी आप स्वयं चूज कर सकते हैं और सेंटर भी आप स्वयं से चूज कर सकते हैं कि कहाँ आपका पेपर होना चाहिए, ठीक। अगला इसमें है दोस्तों हेल्पलाइन पोर्टल 24/7 आवर, ठीक है। यानी कि आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी आती है, एनआरए से संबंधित, सीईटी से संबंधित कोई भी क्वेरी आपको करनी है या कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है, तो दोस्तों जो हेल्पलाइन नंबर है वो 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, वो जो सबसे अच्छा पॉइंट है जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, ठीक है, वो है दोस्तों स्टैंडर्ड सिलेबस, ठीक है। अब दोस्तों अभी क्या होता है वर्तमान में, जैसे आपको मान लीजिए कि बैंक का कोई एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। तो बैंक का अगर एग्ज़ाम देना है तो उसका एक अलग ही सिलेबस है, यानी कि आईबीपीएस का एक अलग ही सिलेबस है। उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या आती है, एक तो मैथ आती है, रीजनिंग आती है और इंग्लिश आती है, ठीक है। और वहीं आपको फिर एसएससी के एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीएस, ठीक है, जीएस भी उसमें ऐड हो जाती है। उसके बाद अगर आप स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ती है, उस स्टेट का हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, पूरे देश की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ती है, सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सिलेबस का मतलब ये है कि जो भी एग्ज़ाम होंगे, सारे एग्ज़ाम एक साथ होंगे, ये तो पता है, और इन सारे एग्ज़ामों का सिलेबस भी एक ही होगा। अब आपको अलग से बैंक का सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आरआरबी का सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट का सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए केवल एक ही सिलेबस निर्धारित किया जाएगा और उसी सिलेबस से सारी परीक्षाएं कराई जाएंगी, ठीक है। तो सिलेबस क्या होगा ये भी अभी कुछ कंफर्म है नहीं, ये आगे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये अभी इस साल से लागू नहीं होने वाला है, ठीक है। ये होगा 2021 से लागू होगा, ठीक है। अभी इस साल ये लागू होने वाला नहीं है, तो कुछ चीज़ें अभी भी इसमें आनी बाकी है। उसके बाद बात करते हैं हम एज की, ठीक है। तो एज का भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, कितनी एज होगी, क्या एज होगी, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इसके बारे में भी दोस्तों भविष्य में हमको पता चल जाएगा। तो बाकी वही है जो मैंने आपको बताया कि यह एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगा और यह एग्ज़ाम 12 ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा। आप अपनी परीक्षा डेट और अपना एग्ज़ाम सेंटर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं जहां भी आपको सही लगता हो। हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध रहेगी। स्टैंडर्ड सिलेबस होगा, यानी कि एक ही तैयारी करनी होगी, आपको एक ही सिलेबस की तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको अलग अलग सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एज के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, तो जैसे ही आती है वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्कोर कार्ड की, यानी कि जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है वो मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आपने स्कोर कार्ड हासिल कर दिया, 3 साल के लिए वो वैलिड है, 3 साल तक आप निश्चिंत हो जाइए, उसको संभाल के रखिए, क्योंकि आपको 3 साल तक दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वही स्कोर कार्ड अगर आपको बैंक की परीक्षा देनी है, ठीक है, आईबीपीएस बैंक की परीक्षा कराता है, तो वो स्कोर कार्ड आपका बैंक में काम आएगा, बैंक की परीक्षा में काम आएगा। और वही स्कोर कार्ड आपका आरआरबी की परीक्षा में काम आएगा, रेलवे की परीक्षा में काम आएगा। वही स्कोर कार्ड आपका एसएससी की परीक्षा में काम आएगा। वही स्कोर कार्ड आपका स्टेट गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए वैलिड होगा। और दोस्तों इसमें ये भी कहा गया है, ये भी एक चीज़ मेंशन करी गई है कि प्राइवेट सेक्टर वाले चाहे तो जो ये स्कोर कार्ड वाला सिस्टम है इसको भी कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल की सहायता से, जैसे मान लीजिए जो सीईटी एग्ज़ाम है, ठीक है, सीईटी का जो एग्ज़ाम है मान लीजिए वो होता है 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और आपके मान लीजिए आगे 65 नंबर आपके आ गए और आपको स्कोर कार्ड मिल गया, ठीक है। और वहीं फिर प्राइवेट सेक्टर में भर्तियां निकलती हैं, रिक्वायरमेंट आती है कि प्राइवेट सेक्टर में या मैनेजमेंट सेक्टर में या कहीं पे कलर की पोस्टें निकली हुई हैं और पोस्ट को पाने के लिए, उसके लिए आवेदन करने के लिए आपके पास सीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए और आपके जो नंबर है वो 60 प्लस होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो है तो भी आप प्राइवेट सेक्टर में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको फिर से वहाँ से दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्कोर कार्ड के कई फ़ायदे हैं, एक ही एग्ज़ाम से आपके लिए इतने सारे दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है। ये स्कोर कार्ड यहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा और यहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है दोस्तों।
और भी इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए आप एक ही पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले होता क्या है, अगर आपको बैंक की परीक्षा के लिए जो बैंक के फॉर्म अगर आए हैं उसके लिए आवेदन करना है तो आपको IBPS की साइट पे जाना होता था, उसके पोर्टल पे जाना होता था। रेलवे के अगर आपको फॉर्म भरना है तो RRB के पोर्टल पे जाना पड़ता था। और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम देने जाना है या उसका फॉर्म भरना है तो SSC की साइट पे उसके लिए अप्लाई करना पड़ता था। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी साइट होती है जहाँ पे आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब आपको अलग अलग जगह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सारे एग्ज़ामों के लिए आप एक ही पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो फ़ीस है वो भी आपको एक ही बार पे करनी पड़ेगी, यानी कि आपने एक बार फ़ीस दे दी उसके बाद आप ये सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपको एक ही प्रिपरेशन करनी है, यानी कि एक ही सिलेबस की आपको तैयारी करनी है, अलग अलग सिलेबस नहीं करना है। एक निर्धारित सिलेबस इसका जो होगा वही सिलेबस आपको पढ़ना है। अब आपको बैंक का सिलेबस अलग से नहीं पढ़ना है, रेलवे का नहीं पढ़ना है, या SSC का नहीं पढ़ना है, या स्टेट गवर्नमेंट का अलग से सिलेबस नहीं पढ़ना है, ठीक है। इन सभी एग्ज़ामों के लिए एक ही सिलेबस निर्धारित होगा, उसी सिलेबस को आपको करना है और एक ही बार मेहनत करनी है और एक ही बार में अपना सिलेक्शन कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि अब आपको समझ में आ चुका होगा NRA और CET के बारे में, और क्या है इसके फ़ायदे और क्या हैं इसके नुकसान, ये भी आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखूं तो इसमें कोई नुकसान मुझे या कोई कमी मुझे देखने को नहीं मिली है। अगर मैं बात करूं इस सिस्टम की, जो ये सिस्टम है वो देश के सभी छात्रों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, खासकर हमारे देश की महिलाओं के लिए और देश के जो निर्धन छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए। क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं हैं वो एग्ज़ाम देने ज़्यादा दूर नहीं जा सकती हैं। अगर उनको सेंटर पास में ही मिल गया और उनकी मनचाही डेट मिल गई कि जिस डेट को वो चाहें उसी दिन उसको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, तो दोस्तों ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। साथ ही निर्धन छात्र छात्राएँ जो है अब उनको अलग अलग फॉर्म की अलग अलग फ़ीस जमा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे उनका पैसा बर्बाद होता था। अब वो अगर एक बार क्वालिफ़ाई हो जाते हैं, ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो उनको बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि उनका जो पैसा है वो वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे इतना ही कहना था और इतना ही बताना था, और ये पूरा बताने के लिए दोस्तों मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े हैं, बहुत सारी साइट में गया हूँ, तो वहाँ से पूरी जानकारी आपके सामने लाया हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मेहनत इसमें की गई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। साथ ही दोस्तों जितने भी आपके लोग दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, यार हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करेगा, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि क्या है NRA और क्या है CET। क्योंकि दोस्तों ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनको पता होना चाहिए कि उनका आने वाले भविष्य में क्या बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सरकार का ये नया सिस्टम, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल लॉगआउट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।